हे गाइस, लेकर आया हूँ आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। गाइस, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके मैंने शॉर्ट नोट्स जो बहुत ज़्यादा बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स यहाँ मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। अगर आप इसे लर्न करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए या फिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या गाइज? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, हमने कार्बन लिया प्लस ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास एक नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होगा। जो हमारे पास प्राप्त होगा नए गुणों वाले पदार्थ, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो हम जब कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास नए गुणों वाले पदार्थ क्या आया? नए गुणों वाले पदार्थ का क्या निर्माण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है गाइज, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं गाइज। बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया कितने पार्ट होते हैं? दो। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले जो है अभिकारक। अभिकारक क्या है? तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इसे हम और अच्छे से एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। उससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि उत्पाद क्या है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। क्या गाइस? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो एग्जाम्पल के ज़रिए आप देख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया करवाया गया तो नए पदार्थ जो हमें, नया उत्पाद जो मिला, क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभिकारक का डेफिनेशन क्या था गाइस? याद करो कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए कि कार्बन जो है गाइस, क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो जो हमारे पास उत्पाद बना, ये हम क्या कहेंगे? इसे क्या कहते हैं? उत्पाद। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। तो रासायनिक अभिक्रिया का बहुत सारे डेली लाइफ से रिलेटेड उदाहरण है जो आपको याद रखना है। जैसे फर्स्ट है भोजन का पाचन। तो जो हम खाना खाते हैं, हम खाना जो खाते हैं, रोटी या चावल, हम जब बाइट्स लेते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले चबाते हैं, फिर जब वो हमारे आहार नाल के ज़रिए अमाशय होते हुए शुद्रांत्र में पहुंचती है। आगे चलकर आप समझेंगे। यानी कि आप सिंपल से समझ सकते हैं कि जब हमारे पेट में पहुंचता है तो खाना, तो क्या? उसका पाचन होता है और उसका अलग अलग प्रोसेस के ज़रिए हमारे खाने का अलग अलग डिवाइडेशन होता है। यानी कि हमारा जो अच्छा पदार्थ है, हमारे मतलब जब हम खाना, भूख लगती है हमें, तो हमें वीकनेस से फील होती है, तो हम खाना खाते हैं तो हमारा जो पेट भर जाता है। जब हम खाना लेते हैं एनर्जी से फील करते हैं। तो हमारे जो हम खाना लेते हैं, जो बाइट्स लेते हैं वो अलग है, बट हमारे जो अंदर पेट के जाता है तो वो पाचन क्रिया द्वारा अलग अलग टुकड़ों में बंटकर विभाजित यानी कि डिवाइड हो जाता है। तो गाइस, जिससे आप ये भी समझते हैं जो वेस्ट पदार्थ जो होते हैं, ठीक है ना, जैसे टॉयलेट्स, लैट्रिन, ये अलग हो जाता है। और हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए, जो हमारे खाने में मिलता है, डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स, खनिज लवण, ये सारे हमारी बॉडी
जो भी अच्छी पदार्थ वो ऑब्जर्व कर लेती है एंड वेस्ट पदार्थ को क्या कर देती है, निष्कासित कर देती है। नेक्स्ट उदाहरण है श्वसन। श्वसन क्या गाइज, श्वसन, तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट गाइज देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी उदाहरण को देखते हुए लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का ये भी एक उदाहरण है। दही का बनना और मैग्नीशियम फीते का जलना। तो इसको हम डीप में आगे चल के गहराई से जानेंगे, ठीक है ना, इन सब उदाहरण को। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज रासायनिक अभिक्रिया की जांच परीक्षण, कि इसमें हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसका परीक्षण, यानी कि वो जांच हम करेंगे। कब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो देखिए इसके लिए पॉइंट्स है अवस्था में परिवर्तन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसकी अवस्था में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। नेक्स्ट है रंग में परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके रंग में भी परिवर्तन होगी। तापमान में परिवर्तन, साथ ही साथ क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। एंड गैस का उत्सर्जन या फिर निष्कासन यानी कि निकलना, तो गैस का उत्सर्जन यानी कि निकलना, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस पॉइंट देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। ये परिस्थितियाँ क्या है, ताप, दाब और उत्प्रेरक। क्या, ताप यानी कि हीट होती है, दाब प्रेशर होता है, और उत्प्रेरक यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें क्या होती है, आवश्यक होती है कि मौजूदगी में, जैसे कि उत्प्रेरक गाइस क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र करने में जो सहायता करती है वो उत्प्रेरक का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है गाइज। यानी कि द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, रासायनिक स्थिर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस पॉइंट देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। Fe यदि आयरन है प्लस H2O यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड को जब अभिक्रिया करवाया जाता है तब हमें क्या मिलता है, फेरस ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन H2। तो हमें पता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का मतलब, यानी कि अभिकारक के जो है अणु और उत्पाद के अणु वो क्या होना चाहिए, समान रूप से क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं आयरन प्लस H2O जल का जो अणु है, हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2, ठीक है ना। और हमें जो उत्पाद मिला Fe2O3, तो Fe यानी आयरन का अणु कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने, 3 अणु, साथ ही साथ हाइड्रोजन के 2 हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइज, हमें पता है आयरन में कितने अणु हैं, 2, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 2 उत्पाद में अणु हैं आयरन के, तो अभिकारक में भी आयरन के 2 अणु हमें रखना होगा। तो 2 यानी कि 2Fe प्लस, अब देखो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं उत्पाद में, 2, साथ ही साथ आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, 3। तो हमें ऑक्सीजन में 3 अणु देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 3 अणु हमने लगाया। तो जब यहाँ 3 अणु हमने रखा तो हाइड्रोजन के अणु कितने हो गए, 3 2 5 अणु हो गए। कितने गाइस हो गए, 5। तो 5 हाइड्रोजन का अणु बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन में 3 अणु और शामिल करने होंगे। तो हाइड्रोजन के अणु अब कितने मिलकर हो गए, यहाँ देखो 5। तो आप इधर देख सकते हो 2 आयरन का जो अणु है 2 है, इधर भी आयरन के अणु 2 है, हाइड्रोजन के अणु 2 और 3 5 है, हाइड्रोजन के अणु 2 और 3 5 है, साथ ही ऑक्सीजन के अणु 3 है। तो ऑक्सीजन के इसमें भी अणु गाइस देख सकते हो 3 है। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने को चरणबद्ध संतुलित करना यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जाना जाता है। ये आपको
ध्यान में रखना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है गाइज, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब तक के जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं गाइज, उसके बाद जो अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यहाँ से गाइज बहुत ज़्यादा मेनली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। तो ये आपको और ध्यान से बहुत ही अच्छे से इस पर फोकस करना है और इसको समझना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार गाइज, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। फर्स्ट जो है संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है गाइज, दूसरा पॉइंट है गाइज वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा उपचयन एवं अपचयन। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने गाइज? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन एवं अपचयन। तो समझते हैं एक एक करके गाइज। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में, वो है संयोजन अभिक्रिया। क्या गाइज? संयोजन अभिक्रिया। तो गाइज संयोजन अभिक्रिया, तो जानते हैं हम संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या है संयोजन अभिक्रिया? क्या है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, यदि मेरे पास एक अभिकारक A प्लस अभिकारक B है, तो मिलकर एकल उत्पाद यानी कि एक उत्पाद C बनाया। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। फर्स्ट जो उदाहरण है गाइज, कोयले का दहन। और ये आपके संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में से बहुत बार CBSE ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से फोकस करना है इस पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कोयले का दहन, तो देखिए इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर एकल उत्पाद क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन क्या था कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक, हमें पता है ये अभिकारक है, मिलकर एकल उत्पाद यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि सिंगल उत्पाद बनाए। तो ये क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। तो कोयले का दहन जो अगर हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया अगर हमने कराया तो हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? कोयले का दहन। नेक्स्ट है जल का निर्माण। तो जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है, एक उदाहरण है। जब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? H2O। क्या? H2O, यानी कि दो अभिकारक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर एकल उत्पाद बनाए क्या? H2O, यानी कि जल। तो जल का निर्माण H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हुआ। नेक्स्ट गाइस एग्जांपल देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, जल को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त होता है। ध्यान रखना, आपको बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है बिना भुजा हुआ चूना किसे कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहलाता है? बिना भुजा हुआ चूना। तो कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अगर बिना भुजे हुए चूने को जल से अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिससे क्या कहा जाता है? भुजा हुआ चूना। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी किसका उदाहरण है? एक संयोजन अभिक्रिया। क्यों? दो या दो से अधिक उत्पाद अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए गाइज, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ
ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो देखिए उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक गैस का दहन क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्यों? इसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन है, ऊष्मा भी निकल रही है। जैसे CH4 जब मीथेन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या गाइज? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो CH4 जब मीथेन को ऑक्सीजन से O2 से अभिक्रिया करवाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस हमें ऊष्मा प्राप्त होगा। तो ये किसका उदाहरण है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट इसका उदाहरण देखिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो श्वसन क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसके रासायनिक सूत्र को देखिए, C6H12O6। ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज को जब O2 यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया गया तो हमें क्या प्राप्त हुई? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा। तो ये भी हमें क्या है? ये क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब ग्लूकोज को C6H12O6 को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया गया तो जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अभिक्रिया के प्रकार पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट अभिक्रिया का प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है गाइस? जब एकल अभिकारक यानी कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो वो किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। यानी जब एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो वो क्या कहलाएगा गाइस? वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एक सिंगल अभिकारक जो है वो क्या बनाता है? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो ये क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। वियोजन अभिक्रिया को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला जो है ऊष्म वियोजन। क्या? पहला वियोजन अभिक्रिया प्रकार है ऊष्म वियोजन, दूसरा है वैद्युत वियोजन और तीसरा जो है वो है प्रकाश्य वियोजन। तो जानते हैं एक एक करके इनके प्रकारों को। फर्स्ट जो है वह ऊष्म वियोजन। तो ऊष्म वियोजन क्या गाइस? ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्म वियोजन कहलाता है। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्म वियोजन कहलाता है। उदाहरण के जरिए समझते हैं। जब फेरस सल्फेट FeSO4 को ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया गया तो हमें दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण प्राप्त होता है। तो हमें क्या मिला? Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है ना, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया गया तो हमें फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ये भी आपको ध्यान रखना गाइज कि फेरस सल्फेट का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रंग, कि फेरस सल्फेट का रंग कैसे होता है? तो हरा रंग होता है। कैसे होता है? हरा रंग। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट गाइज देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये क्या कहलाता है? चूना पत्थर। आपको पता है जितने भी चूना पत्थर है इसका सूत्र क्या है? CaCO3 हमारा जो ताजमहल है। अब देख तो ये भी क्या है? एक कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। तो जब इसको अभिक्रिया करवाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित यानी कि विखंडित हो जाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को याद करो, जो पहले बताया गया था कि इस कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहा जाता है? बिना भुजा हुआ चूना। तो ध्यान रखना है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है तब हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट गाइज एग्जाम्पल देखिए, थर्ड जो एग्जाम्पल है PbNO3 ब्रैकेट 2 यानी कि लेड नाइट्रेट ऑक्साइड को जब तापमान की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो आपको जो इस अभिक्रिया में मेनली ध्यान रखना है कि भूरे रंग का धुआं निकलता है जब ये अभिक्रिया करवाई जाती है। तो किस रंग का धुआं निकलता है? भूरे रंग का धुआं निकलता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। किसका धुआं है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार दर्शाई जा सकती है। तो यह अभिक्रिया आप देख सकते हैं Pb ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट क्लोज टू जब तापमान की उपस्थिति में अभिक्रिया की करवाई जाती है तो PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट गाइज वियोजन के प्रकार। विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन क्या है? विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। क्या? विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। उदाहरण देखिए, H2O जब जल को विद्युत धारा को उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तब ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में विखंडित हो जाती है यानी कि वियोजित हो जाती है। तो एकल अभिकारक विद्युत धारा की उपस्थिति में दो उत्पाद हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम के जरिए विद्युत वियोजन दर्शाया गया है जिसमें ऑक्सीजन जो है ये हमारा क्या है? प्लास्टिक का मग है और ये क्या है? इधर हाइड्रोजन गैस और इधर ऑक्सीजन। परख नली ये हमारी है जल। ग्रेफाइड ये रॉड जो है ये क्या है? ग्रेफाइड रॉड। और ये जो लगी है नली ये क्या है? रबड़ डॉट। और ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो क्या है? एनोड पर, और पॉजिटिव वाला क्या है? कैथोड पर। ठीक है ना, ये हमारे 6 वोल्ट बैटरी। तो गाइज आप इस डायग्राम के जरिए विद्युत वियोजन को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा गाइज है वो है प्रकाश वियोजन। तो ध्यान रखना है, प्रकाश वियोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाश वियोजन कहलाता है। क्या? सूर्य की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाश वियोजन कहलाता है। जब AgCl को सूर्य की उपस्थिति यानी कि सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश से अभिक्रिया करवाई जाती है तो Ag प्लस Cl में वियोजित हो जाती है। ऐसे ही AgBr को प्रकाश वियोजन द्वारा जब वियोजित करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाया जाता है तब Ag प्लस Br2 में वियोजित होकर हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहले जो ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया के प्रकार को देखिए गाइस। आ गया हमारा नेक्स्ट अभिक्रिया का प्रकार है गाइस विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। गाइस जिन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं, जब आयरन को अभिक्रिया कॉपर सल्फेट CuSO4 से करवाई गई तब हमें FeSO4
फेरस सल्फेट प्लस Cu प्राप्त हुआ, कॉपर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व आयरन के कॉपर सल्फेट जो है से जब अभिक्रिया करवाई गई, चूँकि आयरन के कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व यानी कि अधिक, आप ऐसे समझ सकते हैं, अधिक ताकतवर है कॉपर से आयरन, इसलिए ये अभिक्रिया के दौरान क्या हुई, चूँकि ये क्या है, आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, इसीलिए, और चूँकि कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, तो उसको उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। यानी कि ये जो यौगिक बना है कॉपर सल्फेट का, उसको आयरन विस्थापित करके कॉपर की जगह आयरन ले लेती है और क्या बनाती है, फेरस सल्फेट FeSO4, और कॉपर को क्या कर देती है, अलग, यानी कि कॉपर हमारा विस्थापित हो जाता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। ध्यान रखना, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। तो FeSO4 जो है, इस पर क्या होती है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4। ध्यान रखना कैसे हो जाता है, नीले कॉपर सल्फेट विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण ही हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप विस्थापन अभिक्रिया एक और उदाहरण देख सकते हैं। जब जिंक को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर प्राप्त होता है। नेक्स्ट गाइज, अभिक्रिया का प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या गाइज, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। क्या गाइज, इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो देखिए, इसको एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। आप देख सकते हैं उदाहरण, NO2SO4 यानी सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 से अभिक्रिया करवाई गई, तब ये बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण करती है। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान। देखिए गाइज, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट जो है, जब बेरियम सल्फेट से इसे अभिक्रिया करवाई गई तो बेरियम सल्फेट का निर्माण हुआ। क्या हुआ, बेरियम सल्फेट, यानी कि आयनों का इन्होंने आपस में अभिक्रिया के दौरान आदान प्रदान, यानी कि आदान प्रदान कर लिया। तो बेरियम और क्या बनाया, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl, यानी कि इन्होंने क्या कर लिया, आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लिया, और जिससे उत्पाद क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है गाइज, कई बार इसमें पूछा जाता है एग्जाम के दौरान कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या परिणाम प्राप्त हुए, और कई बार ये क्या, चूँकि इसमें देखिए पहले, इस अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलय अपक्षेप का निर्माण होता है। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में क्या होता है, सफ़ेद अविलय अपक्षेप, यानी कि जो विलय ना हो, यानी कि घुलनशील ना हो, ऐसे अपक्षेप प्राप्त यानी कि अपक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट गाइज, आ जाते हैं पॉइंट उपचयन अभिक्रिया। क्या, उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, जब कार्बन को ऑक्सीजन अभिक्रिया करवाई, तब क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसीलिए
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास, और यहाँ क्या हो रहा है हाइड्रोजन का ह्रास, तो ये क्या कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही देख सकते हैं आप कॉपर को जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करवाई तो कॉपर ऑक्साइड CuO2 कॉपर ऑक्साइड बनाती है, तो इसे क्या कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट गाइज देखिए हमारा जो है वो है अपचयन अभिक्रिया। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया का जस्ट क्या है गाइस अपोजिट। आप एग्जाम्पल के जरिए देख सकते हैं यहाँ कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाती है कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल। तो देखिए अब हाइड्रोजन से जब H2O यानी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यहाँ क्या हुआ ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये हमारे क्या कहलाए उपचयन। और अपचयन क्या कहलाए जब कॉपर ऑक्साइड में कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन विस्थापित हाइड्रोजन के साथ हो गई, तो ये क्या हुआ ऑक्सीजन का यहाँ ह्रास हुआ, तो क्या होगा ये हमारा अपचयन। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गाइस संक्षारण। संक्षारण, तो संक्षारण किसे कहते हैं? जब कि कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर यानी कि संक्षारित हो जाती है, ये क्या कहलाता है? इसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? संक्षारण कहते हैं। तो आप देखिए जब कोई धातु होती है वो आप अगर मान के चलिए अगर आप किसी लोहे को खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, छत पर, उसमें क्या होती है बहुत सारी गैसें हमारे वायुमंडल में पता है। तो अगर ऑक्सीजन आर्द्रता यानी कि इसे ह्यूमिडिटी मॉइस्चर से संपर्क में आएगी, जाहिर सी बात जब बारिश होगी तो क्या हो जाता है हमारा जब मौसम आर्द्रता से भर जाता है यानी कि नमी आ जाती है, चिपचिपापन हो जाता है हमारे मौसम में, तो क्या हो जाता है वो आर्द्रता के संपर्क में ऑक्सीजन अम्ल साथ ही क्या अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे क्या हो जाता है धातु की ऊपरी परत कमजोर यानी कि कमजोर का मतलब संक्षारित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सारे क्या है एग्जाम्पल है संक्षारण का। देख सकते हो आप लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाता है, चांदी को बहुत दिन अगर देखा जाता है अगर यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर क्या हो जाती है हरी परत चढ़ जाती है, और ये हम घरेलू घर में हम आसानी से देख सकते हैं इसे, ठीक है ना। संक्षारण से कैसे मतलब संक्षारण ना हो इसके लिए क्या उपाय है? तो देखिए संक्षारण से बचाने का उपाय है यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। किसके से गाइस? यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है गाइस देखिए विकृत गंधिता। क्या गाइस? विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या है गाइस? वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। आप गाइस अक्सर देखते हैं वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, उदाहरण के तौर पर पकौड़ी या समोसा ले सकते हैं। उसको अगर वायु के संपर्क में आने पर अगर मान के चलो आप समोसे या पकौड़ी को आपने लाए गरम गरम, उसे आपने क्या किए खुले में छोड़ दिए 2 दिन के लिए, तो वो क्या होगा ऑक्सीजन के संपर्क में आके क्या हो जाएगा वो उपचयित हो जाएगा यानी कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। उपचयित का मतलब क्या? ऑक्सीजन का वृद्धि, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये क्या होगा ऑक्सीजन इसमें लगेगी जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाएगा जिससे हम क्या कहेंगे विकृत गंधिता, इसे क्या कहते हैं गाइस? विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट गाइस पॉइंट पे चलते हैं हम। विकृत गंधिता को रोकने का उपाय। विकृत गंधिता हम कैसे रोक सकते हैं?
तो फर्स्ट देखिए पॉइंट है प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी कि जिसमें हम ऑक्सीजन संपर्क में ना आए जल्दी से, यानी कि प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, जैसे डब्बे में बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि क्या ऑक्सीजन उसमें वायु ना लगे। वायुरोधी बर्तन में, जैसे कि मैंने बताया, खाद्य सामग्री रखकर। नया गैस पॉइंट है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। तो आप अक्सर देखते हैं कुरकुरे के पैकेट में पूरा कुरकुरे का जो पैकेट है वो पूर्ण रूप से भरा होता है हवा से, ठीक है ना, और कुरकुरे जब हम निकालते हैं तो थोड़ा सा कुरकुरे निकलता है, चूँकि उसमें जो पूरा जो भरा रहता है गैस से, वो चूँकि और कोई गैस नहीं है गाइस, वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें भरना। क्यों? ताकि कुरकुरे जब वो उपचयित यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और लंबे टाइम तक, यानी कि नाइट्रोजन गैस अगर उसमें रहेगी तो कुरकुरे जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर आप देखिए, अगर आप पैकेट को फाड़ कर खुले में ऐसे छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद खाइए तो उसके स्वाद में आपको फ़र्क दिखेगा, इसीलिए नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। नेक्स्ट गाइस देखिए शीतलता द्वारा। तो फ्रिज में हम रख के क्या कर सकते हैं, उपचयित होने से बचा सकते हैं, साथ ही साथ गर्म करके भी, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या? जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए आप देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई जाती है तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन डाइऑक्साइड H2O प्राप्त होती है। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है उपचयित होकर H2O बनाती है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ये उपचयन अभिक्रिया। साथ ही साथ जब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो ये क्या बनाती है, यानी कॉपर प्राप्त होता है, यानी कि अपचयन होता है। तो गाइस ये था चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं इस चैप्टर्स के जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से लर्न करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइस।